हेलो बच्चों, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन कर रहे थे जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। आज हम सेकंड पार्ट को लेकर के आगे चर्चा करेंगे। जो सेकंड पार्ट होगा वो आपको जुड़ा होगा आपके नए टॉपिक से जिसका नाम है सेल। तो अगर हम सेल को बड़े ध्यान से समझे, सेल में हम क्या क्या टॉपिक को ध्यान देंगे। सेल के अंदर जो हमारा सबसे पहला जो मेन टॉपिक होगा, सेल से जुड़ी सारी बातों को ध्यान देंगे कि कौन कौन सी बातें सेल से जुड़ी हो सकती हैं, जिसमें हम सबसे पहले सेल के बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस, और हम लोग ईएमएफ के बारे में जानेंगे। इसके अंदर टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में जानेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसी में हम लोग पढ़ेंगे, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी इसी में जानेंगे। तो एक एक करके सारी टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हम लोग ग्राफ के बारे में बहुत अच्छे जानेंगे। ई वर्सेस आर का ग्राफ, वी वर्सेस आर का ग्राफ, और वी वर्सेस आई का ग्राफ किसी भी सेल के लिए। ये सब इन चीज को बड़े ध्यान से देखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल के बारे में। हम लोग जानते हैं कि सेल एक्चुअल में करता क्या है। सेल हमारे पास डिवाइस होता है जो कि कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को, जो भी केमिकल रिएक्शन होगी उस केमिकल रिएक्शन को सेल कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगी, उन केमिकल रिएक्शंस को करके जो है सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से करंट आपका जनरेट होता है, करंट होता है, इसी में ईएमएफ होता है। हम सब चीजें इसी में जान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है कि ईएमएफ का मतलब क्या होता है। ईएमएफ का जो मतलब होता है, ईएमएफ का जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ईएमएफ। और ईएमएफ जो होता है ये होता है मैक्सिमम पोटेंशियल। ईएमएफ को हम लोग मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। अगर हम दुकान से नया सेल लेकर के आते हैं, अगर वो सेल यूज में नहीं है, अभी हमने उसमें कोई करंट ड्रॉ नहीं किया, उस सेल को हमने किसी सर्किट से अटैच नहीं किया, तो उस सेल का जो भी पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल उसको क्या कहलाता है, ईएमएफ के नाम से कहलाता है, ठीक है। तो ईएमएफ करता क्या है, ये मेंटेन करता है ना, ये क्या करता है, मेंटेन करता है, मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट, मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट के अंदर जो भी करंट फ्लो हो रहा है उस करंट को मेंटेन करने का काम जो होता है पोटेंशियल होता है। बिना बैटरी के पोटेंशियल के कोई भी जो सेल जो होता है वो कोई भी सर्किट वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि उस सर्किट में मेन होता है करंट। और करंट का मतलब होता है चार्ज का फ्लो होना एक जगह से दूसरी जगह पर, और उन चार्जेस को फ्लो करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए जो उन चार्ज को लगातार बैलेंस करके रिवॉल्व कराता रहे, और उसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ या पोटेंशियल, ठीक है। तो ईएमएफ के बाद अगला टर्म आती है इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ईएमएफ के बाद इसमें एक टर्म जानो जिसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल देखो, अगर जैसे हमने किसी सेल को किसी सर्किट में लगा दिया, तो सर्किट में लगाने के बाद उसके बाद क्या होता है, जो सेल का ईएमएफ होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमने सर्किट में सेल को लगा दिया है। तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। जब हम सेल को when cell attach with circuit, then कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, then some potential is drop। तो जो रिमेनिंग पोटेंशियल होता है, जो हमारे पास रिमेनिंग पोटेंशियल होता है, ड्रॉप होने के बाद जो रिमेनिंग पोटेंशियल है उसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। उसी को हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं V से, और ईएमएफ को रिप्रेजेंट करते हैं
कैपिटल ई से। ठीक है, ये हमारे पास होगा ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल में डिफरेंस। ईएमएफ जो भी आप नया सेल लाओगे तो वो उसका पोटेंशियल ईएमएफ कहलाता है, और जैसे आपने उस सेल को सर्किट में लगा दिया तो लगाने के बाद अब जो पोटेंशियल उस पर बचा होगा वो कहलाएगा उसका टर्मिनल पोटेंशियल। तो क्या टर्मिनल पोटेंशियल छोटा होता है? हाँ, अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्जिंग के दौरान ईएमएफ हमेशा बड़ा होगा टर्मिनल पोटेंशियल से, लेकिन जब बॉडी चार्ज होगी, चार्जिंग के दौरान बॉडी का टर्मिनल पोटेंशियल वो बड़ा होगा उसके ईएमएफ के बराबर। ठीक है, तो क्या इनमें कोई रिलेशन भी होगा? जरूर होगा रिलेशन। ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल में रिलेशन भी होता है। तो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन हम लोग देख लेते हैं एक बार। क्या ये वाला सही रहेगा क्या? नहीं, सही नहीं, वही सही रहेगा इसमें। तो हाँ, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल में हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल। हाँ, इसमें इससे पहले एक ये टर्म और ऐड कर देना कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय electrolyte inside the cell is called internal resistance. Is called internal resistance. मतलब हर सेल जो होता है वो सेल किसी न किसी इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर के बना हुआ होता है, और जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है किसी भी सेल का इलेक्ट्रोलाइट, आपने देखो सेल के अंदर जो ब्लैक कलर का जो होता है उसका इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। मतलब हर सेल का, जितने सेल होंगे हर सेल का अपना खुद का क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। किसी सेल का ज्यादा होगा, किसी सेल का कम होगा, वो डिपेंड करता है कि हमने इलेक्ट्रोलाइट की क्वालिटी क्या ले रखी है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कौन सा ले रखा है। अब उस रिलेशन को हम लोग देख लेते हैं, जो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन ई वी एंड आर, स्मॉल आर। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। मान लो ये मेरे पास सेल है, तो सेल का जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो हम यहाँ से साइड में रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर, और ये आपका बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और इस बैटरी का ईएमएफ कितना ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और यहाँ से करंट इसने कितना बाहर निकाला, करंट आई जो है हमने आगे तरफ मूव कराया। तो अगर हम इस चीज को बड़े ध्यान से देखें कि जो टोटल ईएमएफ जो होगा, टोटल ईएमएफ ई होगा, ये टोटल ईएमएफ 2 के बराबर होगा। पहला कि इस बाहर वाले सर्किट से कितना ईएमएफ ड्रॉप हुआ है, जिसको बोलते हैं, जिसको वी से लिख लो, और उसके बाद देखो यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है सेल पे। मतलब जो टोटल ईएमएफ होगा वो ईएमएफ होगा 2 के बराबर। एक तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल यहाँ पर ड्रॉप हुआ है, दूसरा इस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। इन दोनों को आपस में ऐड करके ही हमारा नेट पोटेंशियल आता है। तो ओम्स लॉ के हिसाब से पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस आर, करंट गया आई, तो आई इनटू आर प्लस, इसमें देखोगे इसमें ओम्स लॉ लगाओगे तो इसमें पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी, इसमें करंट गया आई, रेजिस्टेंस कितना स्मॉल आर। अगर हम चाहें तो इसमें से आई को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बच गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो आप निकालो यहाँ से आर प्लस स्मॉल आर, ये आपके पास ये आ गया। ये है टोटल करंट कि इस सर्किट में कितना करंट ड्रॉ होगा या कितना करंट इसमें होगा जब हम इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एक सेल से अटैच कर दें, तो इतना करंट होगा। तो करंट इतना है तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल भी होगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल कितना होगा वो हम देख लेते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल होता है V इक्वल टू आई आर। अब आपने V तो पढ़ी रखा, आई कितना है, E अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। ये है आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल सेल का। तो इस फॉर्मूले से आप सेल का टर्मिनल पोटेंशियल निकाल सकते हो। अब हमारे पास यहीं पर इंपॉर्टेंट ग्राफ आते हैं। हम यहाँ पर 3 ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये लास्ट ईयर में कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आप इस चीज पर अच्छे से फोकस करें कि कैसे हम लोग निकालते हैं। तो अगर हम जब निकालने जाते हैं तो आप इस तरह से निकालो। ग्राफ जो होते हैं इस चैप्टर में, ग्राफ हम लोग 3 ग्राफ पढ़ेंगे। एक ग्राफ होगा आपका
ईएमएफ वर्सेस रेजिस्टेंस, दूसरा ग्राफ होगा टर्मिनल पोटेंशियल वर्सेस V वर्सेस I था, नहीं V वर्सेस R ही है, और चौथा है पोटेंशियल वर्सेस करंट। ये 3 ग्राफ हमने पढ़ने हैं। अब 3 ग्राफ में अगर हम इसमें ध्यान दोगे, इसके अंदर क्या होता है कि जो अगर हम बैटरी को सर्किट में ना लगाएं तो करंट हमने निकाला 0, तो करंट 0 हम निकालते हैं तो वही उसका ईएमएफ होता है। तो मतलब बैटरी का ईएमएफ और बाहर लगा हुआ हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाओ या घटाओ, बैटरी का जो ईएमएफ है वो अगर 5 वोल्ट की बैटरी है तो उसका ईएमएफ 5 वोल्ट ही रहेगा, उससे ज्यादा तो होने वाला नहीं है। भले आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 20 ओम कर दो, 30 ओम कर दो, 40 ओम कर दो, उससे क्या मतलब है। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी E वर्सेस R का ग्राफ आप बनाओगे ना, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हमारे सेल का ईएमएफ को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेल का जो ईएमएफ है वो उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका ग्राफ बनता है स्टूडेंट, सीधा इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ये पहला ग्राफ, ठीक है। दूसरा ग्राफ में थोड़ा सा आपको स्टडी करनी पड़ेगी, डिटेलिंग में आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं, मैं चाहूंगा एक घंटे में पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। तो इसमें क्या होता है, ये मेरे पास R है, ये मेरे पास मेरा टर्मिनल पोटेंशियल है, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल है। अब मैंने इसमें क्या देखा कि मैं 2 केस लेके चलता हूँ, कि पहला जो है कि मैं धीरे धीरे जब रेजिस्टेंस बढ़ाता हूँ तो मैं देखा कि टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ती है। जैसे आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे ना तो आपका टर्मिनल पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है, और जैसे ही टर्मिनल बढ़ते बढ़ते तो एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट पर आकर के वो पोटेंशियल सैचुरेट हो जाता है, ये ग्राफ बनता है। और जहां पर सैचुरेट होता है तो समझ जाना वही उस सेल का क्या होता है, ईएमएफ होता है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल दोनों बराबर हो जाते हैं। मान लो इस जगह पर हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बराबर लिए, मतलब हमने एक्सटर्नल इस हिसाब से लिया कि वो इंटरनल के बराबर हो गया, तो उस केस में ग्राफ क्या था बच्चों, उस केस में ये यहाँ पर कट कर रहा था जो कि ईएमएफ का हाफ था, और यहाँ पर आपका ईएमएफ का हो गया। तो ये वाला ग्राफ आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला है इस टाइप से, जब कब होगा पोटेंशियल वर्सेस रेजिस्टेंस का। तीसरा ग्राफ आपका बनता है V वर्सेस I का, V वर्सेस I, V वर्सेस I ग्राफ बच्चों इस तरह बनता है, नेगेटिव ऊपर से नीचे तरफ। इसका स्लोप जो होता है वो स्लोप होता है नेगेटिव, स्लोप होता है नेगेटिव, और स्लोप जो होता है वो उसका रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बच्चों। तो ये 3 ग्राफ आपको याद होने चाहिए जब भी आप इसमें पढ़ोगे। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल को हम कंबाइन कैसे करें। इसमें इंपॉर्टेंट देख लो कैसे क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। हम सेल को कंबाइन कर रहे हैं, तो सेल को कंबाइन 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं, कि एक हम सेल को सीरीज में लगा दें, दूसरा हम सेल को लगा दें पैरेलल में। जब आप सेल को सीरीज में लगाओगे तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज का एक रूल होता है, पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे करते करते आप आगे तक ऐड कर दो। ऐसे देखो, ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 ले लो, इसका ईएमएफ E3 ले लो, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस R3। पैरेलल में क्या होता है कि जितने सेल आपको पैरेलल में ऐड करने हैं उन सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे ऐड करो, नेगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे ऐड कर दो, तो वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाता है। जैसे कि मैंने पहला सेल लिया, ये मैं दूसरा सेल लिया, 2 सेल लिए, इन दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे ऐड कर दिए, नेगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे ऐड कर दिया। इसका ईएमएफ मान लो E1, इसका ईएमएफ मान लो E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तो आपसे पूछेगा क्या, इसमें 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि जब हम सेल को कंबाइन करेंगे तो नेट ईएमएफ क्या होगा और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अगर आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता देता हूं, अगर हमने सेल को सीरीज में ऐड कर रखा है तो सीरीज में जो टोटल ईएमएफ होगा किसी बैटरी का, सेल का कॉम्बिनेशन, वो इनका E1 प्लस E2 प्लस E3 के बराबर होगा। अगर सभी के सभी सेल एक पैटर्न में है तो कहीं नेगेटिव नहीं आएगा। अगर कोई सेल एक पैटर्न अपना चेंज कर दे तो उस केस में उसका पोटेंशियल के आगे माइनस लगा देना। जैसे कि अगर मान लो ये सेल ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, ये उल्टा अटैच हो गया, सीरीज में नहीं रहा, थोड़ा सा अटैच हो गया अलग से, तो उस केस में E3 का पोटेंशियल आपका लेना नेगेटिव ले लेना। ये दोनों सीरीज में ऐसे नेट ईएमएफ निकालते हैं।
लेकिन अगर इसका हमें रेजिस्टेंस निकालना हो कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा नेट, तो सेम वही फॉर्मूला आप लगाओगे इंटरनल रेजिस्टेंस का सीरीज का, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करके 100 तक लेके जा सकते हो आप। ठीक है। दूसरा जो इसमें इसी में जो टॉपिक आता है कि मैं ये चाहता हूं कि मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन में कि मैं निकाल सकूं मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट कंडीशन क्या होगी कि जिस कंडीशन पे मैं मैक्सिमम करंट ड्रॉन कर सकूं सीरीज कॉम्बिनेशन से, ये तब होगा जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से क्या हो, ज्यादा हो। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा है तो उस केस में आप इस सीरीज वाले कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम करंट को निकाल सकते हो। ये कंडीशन है, इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट ईएमएफ होगा वो होगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। अगर आप चाहते हो कि दो सेल आपने पैरेलल में लगाए हैं और उन पैरेलल में लगाने के बाद आप नेट ईएमएफ निकालना चाहते हो, नेट ईएमएफ क्या होगा, तो नेट ईएमएफ का फॉर्मूला होगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा फिर, तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पहले वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इस वाले फॉर्मूले से आप इसको फाइंड कर सकते हो। ये हुआ नेट इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब वो हमसे ये कहेगा कि मैं सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने किया तो मैं चाहता हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में मुझे मिले मैक्सिमम करंट मिले। तो अगर पैरेलल अगर आप सीरीज में थे तो सीरीज में मैक्सिमम करंट तब मिलता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से क्या हो, ज्यादा हो। तो अब पैरेलल में ना इसका उल्टा होगा, अगर आप चाहते हो कि पैरेलल में आप मैक्सिमम करंट को निकालो तो ये तभी होगा जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहे, ज्यादा रहे किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। ये तभी हो सकता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहे, एक्सटर्नल से ज्यादा रहे। तो आई थिंक मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में इतना ही था, इसका कुछ था नहीं। मैं बाकी मैं देख लेता हूँ, अगर कुछ उसमें छूट गया हो तो फिर मैं अभी आपको करा देता हूँ। इंटरनल रेजिस्टेंस में इतना ही था आई थिंक मेरे हिसाब से। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया और नेट ईएमएफ हो गया। ठीक है। ठीक है। हाँ, हम कहा थे मुझे देखना था कि क्या क्या टॉपिक हमारा हो गया है, क्या क्या रह गया। आई थिंक मुझे लग रहा ऑलमोस्ट मैंने सारा निपटा दिया इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में। हाँ, लगभग हो गया। इसमें मुझे आपको एक टॉपिक और बताना है जो कि था मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो इसमें मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल में इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं। मिक्स ग्रुपिंग, अब मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल के अंदर क्या होगा कि जो हमारा सेल जो होगा वो सीरीज में भी कंबाइन होगा और वो सेल साथ में पैरेलल में कंबाइन होगा। जैसे कि अगर आप सपोज करो कि जो है हमने जो है यहाँ पर इतने सारे सेल हमने अटैच कर रखे हैं इस तरीके के, इस तरीके ऐसे हमने बहुत सारे हमने जो है लगा दी सेल यहाँ पर, ये स्टाइल। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसके अंदर हमारे पास m रो है, इसमें रो कितने हैं, रो ले लो m रो, जैसे पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ऐसे करके m रो हैं। और हर एक रो में ईच रो में n सेल है, n सेल होंगे, रो होंगी m रो और हर रो में कितने सेल होंगे, n सेल। और ईएमएफ की बात करें, ईएमएफ ऑफ ईच सेल, हर एक सेल का जो ईएमएफ होगा वो होगा आपके पास E, हर एक सेल का ईएमएफ ले लो E। अब मिक्स ग्रुपिंग में आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, जैसे कि
टोटल करंट कैसे निकालें। बस ये एक फॉर्मूला रखना कि मिक्स ग्रुपिंग में टोटल करंट कैसे निकालें। टोटल करंट के लिए I इक्वल टू ओम्स लॉ के हिसाब से ऊपर लेते हैं टोटल ईएमएफ। तो टोटल ईएमएफ M रो है, N एक रो में एक इतने सेल्स होंगे और हर सेल का ईएमएफ कितना E। तो टोटल जो ईएमएफ होगा वो होगा M N इंटू E अपॉन नीचे लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस। तो हम रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस काम आएंगे, एक इंटरनल रेजिस्टेंस दूसरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। हर सेल का अपना खुद का होगा इंटरनल रेजिस्टेंस और इस मिक्स ग्रुपिंग को जिस सर्किट से हमने अटैच किया होगा तो उस सर्किट का भी अपना रेजिस्टेंस होगा जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो उसको भी इसमें लगा देंगे MR प्लस N स्मॉल r। ये आपके पास जो फॉर्मूला बन के रेडी हो गया मिक्स ग्रुपिंग के अंदर टोटल करंट कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो मिक्स ग्रुपिंग आपका टॉपिक खत्म हो चुका है। अब इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो उसको जानते हैं ये एक्चुअल में है क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये छोटा टॉपिक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब यहाँ पर सिंपल होता है कि अगर मैं किसी वायर से, और जिस वायर का अपना खुद का क्या हो रेजिस्टेंस हो, हर वायर का अपना रेजिस्टेंस होता है, अगर मैं इस वायर से लगातार करंट को पास कराता हूं तो मैं देखूंगा कि कुछ समय के बाद वो वायर जो होता है वो वायर हीट हो जाता है। वो वायर क्या होता है, हीट हो जाता है। हर वायर जिस वायर का अपना कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, अगर हम उस वायर से करंट को पास कराते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे वो वायर जो है कुछ समय के बाद हीट हो जाता है। वायर छोड़ो, आप घर में जितने भी अप्लायंसेस यूज करते हो वो अप्लायंस जब वर्क करते हैं तो कुछ समय के बाद वो अप्लायंस भी हीट हो जाते हैं। और इसी जो हीटिंग इफेक्ट जो होता है, जो हीटिंग इफेक्ट बन रहा है, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो एक बात तो आपको ध्यान दे रही होगी, जब जब किसी वायर से, जब जब किसी कंडक्टर से आप करंट पास कराओगे तो वो वायर हीट करेगा, 100% हीट करेगा। तो हीट करेगा तो हीट का फॉर्मूला क्या होगा, तो हीट का फॉर्मूला भी होता है, एक फॉर्मूला होता है हीट इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी। ये भी फॉर्मूला होता है हीट का। हीट किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, हीट एक तो करंट पे डिपेंड करता है, जितना करंट पास कराओगे उतनी ज्यादा हीट बनेगा। दूसरा वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, किसी कंडक्टर का जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा, चार्जेस को अपोज करेगा, और जब चार्जेस के फ्लो को अपोज करोगे तो उतना ही हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तीसरा होता है कि टाइम, कि जितने टाइम के लिए आप वायर में से करंट पास कराओगे उतना ज्यादा आपको जो है हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। 1 घंटा पास कराओगे, जितने ज्यादा समय तक आप जो है करंट को पास कराओ किसी का कंडक्टर में उतना ही ज्यादा वो कंडक्टर हीट करेगा। तो यही होता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसका ये भी फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला इसका ये भी होता है VIT, और तीसरा एक फॉर्मूला और होता है जो कि होता है V स्क्वायर T/R। ये अलग अलग फॉर्मूलाज हमारे पास 3 फॉर्मूला होते हैं, जैसा क्वेश्चन आए उस हिसाब से आप उसको पुट करना। इसके बाद इसके अंदर छोटा टॉपिक और आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर का जो मतलब होता है, पावर का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी, अब कोई भी बॉडी मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की बात करेंगे, कोई भी बॉडी किस रेट से, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर ओनली पावर होता, पावर क्या होता है, कहता पावर क्या होता, पावर कोई भी बॉडी किस रेट से एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है तो उसको कहूँ पावर। लेकिन जब वो बात करता है इलेक्ट्रिक पावर की, तो इलेक्ट्रिक पावर वो प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की जिसकी वजह से वो किस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। कोई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है पर यूनिट टाइम में, कोई कम एनर्जी कंज्यूम करती है। तो कूलर जो होता है, कूलर ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी पर एक, अगर हम 1 मिनट की बात करें, 1 मिनट में कूलर ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा। लेकिन जो सीलिंग फैन होते हैं वो उसी 1 मिनट में इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करेंगे, कम कंज्यूम करेंगे। तो जो सब्सटेंस, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं पर यूनिट टाइम में, तो मतलब उनकी पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जो सब्सटेंस कम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उनकी पावर क्या होगी, कम होगी। तो पावर का जो फॉर्मूला यहीं से निकल के आता है, वर्क अपॉन टाइम। ये होता है पावर का फॉर्मूला W/T। इसकी जो पावर की जो यूनिट होती है वो होती है यूनिट वॉट।
वोट होती है पावर की। ठीक है, पावर की और भी हम लोग यूनिट्स का यूज क्या करते हैं, यही यूनिट्स यूज नहीं करते पावर की, हम लोग पावर की यूनिट हॉर्स पावर भी यूज करते हैं। 1 हॉर्स पावर में 746 वोट होते हैं। हम इसके अलावा अगर हम कॉमर्शियल यूनिट जाएंगे तो हम किलो वोट में भी यूज करते हैं। 1 किलो वोट में 1000 वोट होते हैं। हम लोग जो है मेगा वोट भी इस्तेमाल करते हैं। 1 मेगा वोट में 10 की पावर 6 वोट होते हैं। हम इसके अलावा जो अपने घर में यूज करते हैं, वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करते हैं ना, वो भी यूज करते हैं, वो हम उसको बोलते हैं किलोवाट आवर में। 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट, इसमें होता है 3.6 10 की पावर 6 जूल। ये हमारे पास कुछ यूनिट्स जो हमें अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। हमारे घर में मीटर लगे होते हैं, उन मीटर में हम लोग किलोवाट आवर के हिसाब से एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब अगर हम 1 किलोवाट आवर को 1 किलोवाट आवर का हमारा कोई भी 1 किलोवाट का कोई भी सब्सटेंस होगा, और हम उसको 1 घंटे तक यूज करेंगे तो उसमें इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम होगा। और यही फॉर्मूला पावर का है। पावर का फॉर्मूला W/T होता है। एक तो ये हो गया। W/T के अलावा जो पावर का जो दूसरा फॉर्मूला होता है, एक होता है VI होता है पावर का फॉर्मूला। VI के बाद दूसरा फॉर्मूला होता है आपके पास I² × R, और एक फॉर्मूला और होता है V²/R। तो ये हमारे पास इतने सारे फॉर्मूला किसके होते हैं, पावर के होते हैं। जो भी यूज करना हो न्यूमेरिकल में आएगा तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा हमने इससे करना है इसको। इसके बाद जो अगला जो हमारे पास टॉपिक है बच्चों, वो अगला टॉपिक है हमारे पास सबसे मेन है हमारा किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ को आप समझो। किरचॉफ लॉ को हम लोग समझते हैं कि किरचॉफ लॉ है क्या। किरचॉफ लॉ को हमें जरूरत पड़ती क्यों है, तो किरचॉफ लॉ की मदद से हम कोई भी अगर हमारे पास किरचॉफ लॉ की मदद से अगर कोई हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, सर्किट तो सिंपल होते हैं, जैसे ये सर्किट आपके पास सिंपल हो गया। कुछ सर्किट क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे इस टाइप का ये सर्किट हो गया, ये सर्किट आपके कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो इन कॉम्प्लेक्स सर्किट में प्रॉब्लम क्या आती है कि कॉम्प्लेक्स सर्किट में कि हम करंट को फाइंड कैसे करें। ठीक है, हम फाइंड कैसे करें करंट को, और हम पोटेंशियल क्या कैसे फाइंड करें। तो जब भी हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आता है, तो उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में जितनी ब्रांचेस हैं, उन ब्रांच में करंट कितना है, उन ब्रांच में पोटेंशियल कितना है, उसको फाइंड करने के लिए किरचॉफ ने अपना दिमाग लगाया। किरचॉफ ने कहा कि मैं इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सोल्व करूंगा और हर एक ब्रांच में मैं आपको करंट की वैल्यू, पोटेंशियल वैल्यू सभी आपको प्रोवाइड करके दूंगा। तो किरचॉफ ने कहा बस मेरी बात मानना कि मैं बस दो रूल दूंगा आपको, उन 2 रूल से ही मेरा सारा काम होगा। ठीक है, तो किरचॉफ ने 2 रूल बनाए थे अपने। पहला रूल का जो नाम था वो था जंक्शन रूल, और एक था हमारे पास लूप रूल। जंक्शन लो या फिर लूप लो भी इसको हम लोग कहते हैं। अब जंक्शन क्या होता है, जंक्शन वो पॉइंट होता है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा कंडक्टर आपस में मीट करें, जैसे कि एक पहला कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर, तीसरा कंडक्टर। तो जंक्शन जो होगा, जंक्शन वो पॉइंट होगा जहां पर 2 या 2 से ज्यादा कंडक्टर आपस में मीट करें। तो ये जंक्शन रूल क्या कहता है कि जो अगर हम बात करें एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट जंक्शन, इनके हिसाब से जंक्शन पे टोटल एल्जेब्रिक करंट का सम होगा, वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। मतलब जंक्शन पे कोई करंट रुकेगा ही नहीं, 0 होगा जंक्शन पे करंट का सम। तो मतलब अगर यहां से करंट आ रहा I1, यहां से आ रहा I2 और बाहर जा रहा I3, तो जंक्शन क्या था कि भैया जंक्शन पे कोई करंट नहीं रुकेगा। इसका मतलब जितना करंट आएगा I1 + I2, उतना ही करंट जंक्शन से दूर जाएगा। इसको यहां पर ले लेगा होगा तो बन जाएगा I1 + I2 - I3 = 0। ये होता है आपका जंक्शन लो। द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट जंक्शन इज इक्वल टू 0 होता है। और अगर आपको इसमें और अच्छे से जानना है जंक्शन रूल, इसमें साइन कन्वेंशन के बारे में भी बात करते हैं। साइन कन्वेंशन में क्या होता है, जो इनकमिंग करंट होता है जो जंक्शन की तरफ मूव करे तो उसको आप लोगे पॉजिटिव, और जो आउट गोइंग करंट होगा हमारे पास, जो करंट जंक्शन दूर जाएगा उसको आप लोगे
नेगेटिव। बस इतने ही जंक्शन रूल, जंक्शन में और कुछ ज्यादा खास है ही नहीं, इतने ही जंक्शन रूल रखना है। और वैसे भी कुछ और बात होगी, जैसे जंक्शन लॉ फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, मतलब जितना चार्ज होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा। वो तो जाहिर सी पता है, जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उतना जा रहा है, तो कोई जंक्शन पे तो कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है।